इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 15 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही टॉपिक वाइज जो भी हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। आधार क्रांति किसकी पहल है, यानी आधार क्रांति किसका इनिशिएटिव है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ए है विजयनना भारती यानी विभा, बी है ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम GIST। तो ये इन दोनों की ही पहल है। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने आहार क्रांति का शुभारंभ किया है। यह पोषण तथा भारत में स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन, फलों और सब्जियों तक पहुंच स्थापित करने से रिलेटेड एक मिशन है। तो विजयनना भारती यानी विभा और ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम GIST, इन दोनों ने मिलकर इस मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का मोटो या आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार, यानी गुड डाइट गुड कॉग्निशन। कोविड-19 के समय में संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना इस मिशन का लक्ष्य है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस ने 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इस रूप में घोषित किया है। भारत ऊर्जा डैशबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड्स वर्जन 2.0 इज लॉन्च्ड बाय, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नीति आयोग। तो देखिए, डॉक्टर राजीव कुमार जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन हैं, डॉक्टर VK सारस्वत जो कि मेंबर हैं नीति आयोग के, अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के CEO हैं और डॉक्टर राकेश सरवाल जो कि नीति आयोग के एडिशनल सेक्रेटरी हैं। इन सभी ने मिलकर इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड्स वर्जन 2.0 इसको लॉन्च किया है। तो ये सभी, एक तो आपको ये जानने चाहिए कि किसका क्या डेजिग्नेशन है। ये नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन हैं, ये CEO हैं, ये मेंबर हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। तो देखिए, जो ये भारत ऊर्जा डैशबोर्ड है, ये देश के ऊर्जा से जुड़े यानी एनर्जी सेक्टर से जुड़े आंकड़ों के लिए एक सिंगल विंडो प्रोवाइड कराता है। और ये आंकड़े कहाँ से लिए गए हैं? ये आंकड़े दिए गए हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से, कॉल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन से और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से। तो इनके जो भी आंकड़े हैं, जो भी डेटा होता है, उसको कंपाइल करके इस डैशबोर्ड में यहाँ पर उपलब्ध करा दिया गया है। यहाँ से ये आंकड़ा लिया जा सकता है, जो भी डेटा हो वो यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो डैशबोर्ड वर्जन है, इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन, इसका वर्जन 1.0 या 1.0 ये मई 2017 में लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। और जब बात हो रही है एनर्जी यानी पावर की, तो आपको ये भी जानना चाहिए सौभाग्य यानी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, उजाला यानी उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, प्राप्ति यानी पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इन्वॉल्विंग ऑफ जनरेटर्स। तो फ्रेंड्स, ये भी देखिए पावर सेक्टर से रिलेटेड ही स्कीम्स या पोर्टल्स हैं, तो ये भी आप यहाँ से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रायसीना संवाद के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? हु इनोग्रेटेड द 6th एडिशन ऑफ द रायसीना डायलॉग? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के 6th एडिशन को इनोग्रेट किया है। देखिए, रायसीना डायलॉग जो है ये एक इंडिया की प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है, किस पर? जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो जो भी जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। अलग अलग लोग उस पर अपने अपने विचार रखते हैं। देखिए, जियो पॉलिटिक्स जैसी मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ज्योग्राफी फैक्टर का पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जियो इकोनॉमिक्स यानी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं उनका इकोनॉमिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है।
देखिए अभी आपको पता होगा कि म्यांमार में जो है तख्ता पलट हुआ है ना, कू हुआ है वहाँ पर, लेकिन भारत ने उसको अभी तक उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला है, ठीक है, या फिर इस केवल ये कहा है कि शांति बहाल हो जाए वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं बोला है कि ये कदम गलत है या फिर ये कदम सही है। तो इस बारे में नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स है, क्योंकि म्यांमार जो है हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है, और हमको जो है अगर हमको चाइना को पीछे करना है तो म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनके साथ हमें अपने संबंध अच्छे रखने होंगे, तो इसे बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। तो भारत ने यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स खेला है, यानी अपने पड़ोसी देश का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ज्योग्राफिकल फैक्टर, क्योंकि म्यांमार यहाँ पर है। अब मान लीजिए अगर म्यांमार कहीं दूसरी जगह होता, मान लीजिए साउथ अमेरिका में होता, ठीक है, तब हो सकता है कि भारत कुछ इसके बारे में कहता कि नहीं गलत हुआ है, क्योंकि हमें वहाँ से इतना कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही बांग्लादेश में है, देखिए भारत जो है बांग्लादेश में, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, कई कार्यक्रमों में वहाँ पर शामिल हुए हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? जियो पॉलिटिक्स है। फिर है जियो इकोनॉमिक्स। जियो इकोनॉमिक्स क्या है? अब देखिए भारत ने जो है कई देशों को वैक्सीन प्रोवाइड कराई है, ठीक है, तो वैक्सीन प्रोवाइड कराई है, ये जियो इकोनॉमिक्स है, यानी ज्योग्राफिकल फैक्टर के हिसाब से जो आप एक इकोनॉमी सुदृढ़ कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ। या फिर आप कह सकते हैं भारत मालदीव्स में जो है इन्वेस्ट कर रहा है, काफ़ी भारी मात्रा में इन्वेस्ट कर रहा है भारत मालदीव्स में, तो ये भी एक जियो इकोनॉमिक्स है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये कॉन्फ्रेंस है, ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये होस्ट करता है, किसके साथ मिलकर? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर। और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इस साल ये कॉन्फ्रेंस जो है हाइब्रिड फॉर्मेट में जो है आयोजित की जा रही है। हाइब्रिड फॉर्मेट का मतलब होता है कि ऑनलाइन भी और इन पर्सन भी, यानी कुछ पर्सन तो व्यक्तिगत रूप से शामिल भी रहे हैं उसमें, जैसे कि होती है कोई कॉन्फ्रेंस, और कुछ लोगों ने इसमें डिजिटली पार्टिसिपेट किया है, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड फॉर्मेट, यानी दोनों तरह से पार्टिसिपेट किया जा रहा है, डिजिटली भी और इन पर्सन भी। हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDAC ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। CDAC किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, संजय धोत्रे जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ये हैं, इन्होंने जो है CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, इसके 34वें फाउंडेशन डे को जो है इनोग्रेट किया है। आपको बता दें कि जो ये CDAC है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके तहत ये कार्य करता है। फ्रेंड्स, साथ ही आपको ये जानना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन में 36 लिखा है, यहाँ पर ये 34th होगा, ठीक है, ये 34th है, तो 34th फाउंडेशन डे यहाँ पर इनोग्रेट किया है। अच्छा, और इस 34वें फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में CDAC ने 3 नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं अनवील की हैं, ईजाद की हैं। एक तो साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, दूसरा है फ्रेंड्स पैरेलल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो कि एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, और तीसरा है ऑटोमेटिक पैरेलाइजेशन कंपाइलर। तो ये तीनों ही टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये CDAC के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि CDAC ये 1988 में स्थापित किया गया था, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं हेमंत दरबारी, और CDAC का कॉर्पोरेट ऑफिस पुणे महाराष्ट्र में है। किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश वॉन ई पंचायत अवार्ड। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो जानकारी दी गई है, उन्होंने कहा है कि हमारे स्टेट ने कैटेगरी 1 में ई पंचायत पुरस्कार 2021 इसको जीता है, और इसमें आसाम और छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर रहे हैं, ओडिशा और तमिलनाडु ये तीसरे नंबर पर रहे हैं। आपको बता दें कि ये अवार्ड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? कि ग्राम पंचायत का जो भी वर्क हो रहा है, तो उसमें आप मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो कौन सा स्टेट उसमें मैक्सिमम यूज़ कर पा रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ताकि जो ग्राम पंचायत का वर्क है उस पर नज़र रखी जा सके, ठीक है, उसको सही से सुचारू रूप से चलाया जा सके, तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। सर रिचर्ड हैडली पदक से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, केन विलियमसन। ये फ्रेंड्स केन विलियमसन है, माफ़ी चाहूँगा ये ऊपर हो गया आज थोड़ा।
केन विलियमसन, सही आंसर होगा केन विलियमसन। तो देखिए केन विलियमसन जो है ये न्यूजीलैंड मेंस टीम के कैप्टन है, क्रिकेट टीम के, और इन्हें जो है सर रिचर्ड हैडली मेडल ये इन्होंने जीता है, 4th टाइम जीता है ये। साथ ही आपको बता दें कि इन्होंने इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी जीता है। और जो सर रिचर्ड जॉन हैडली हैं ये न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। फ्रेंड्स साथ ही आपको बता दें कि न्यूजीलैंड जो है भारत के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेगा जून के महीने में। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका वेन्यू क्या रहेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड और भारत के बीच में हो रहा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको ना मालूम हो। तो ना तो न्यूजीलैंड में होगा ये, ना इंडिया में होगा, ये होगा फ्रेंड्स इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में भी कहाँ पर होगा, एजीएस बॉल या जिसे आप हेम्सफायर बॉल कहते हैं, साउथहैम्पटन में है ये इंग्लैंड में। तो ये इसका वेन्यू रहेगा क्योंकि जून में होने वाला है। इससे पहले अगर आपका कोई एग्जाम हुआ तो उसके लिए वेन्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। मानस ऐप किसने लॉन्च किया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर के विजय राघवन ने। तो प्रोफेसर के विजय राघवन जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं। इन्होंने मानस ऐप को लॉन्च किया है। आपको बता दें मानस एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक ऐप के रूप में विकसित किया गया है। मानस का मतलब है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। साथ ही आपको बता दें कि इसको एक नेशनल प्रोग्राम की तरह जो है चलाया जा रहा है, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा। तो ये आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, PMSTIAC, इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। और फ्रेंड्स ये जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि ये इनिशिएटिव है जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसका ये एक इनिशिएटिव है। और किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जा रहा है NIMHANS बेंगलुरु, AFMC पुणे और CDAC बेंगलुरु के द्वारा। टीका उत्सव 11 अप्रैल जो ज्योतिबा फुले की जयंती है से शुरू हुआ था और 14 अप्रैल तक जारी रहा, जो कि किस लीडर की जयंती है। तो फ्रेंड्स 14 अप्रैल को हम मनाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती, ठीक है, भीम दिवस भी जिसे कहते हैं हम। तो टीका उत्सव आपको पता होगा 11 अप्रैल से शुरू हुआ था और 14 अप्रैल तक ये चला है। तो इसका मकसद यही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीकाकरण किया जा सके। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 प्रिंसिपल्स, 4 सिद्धांत जो हैं कहा है कि इन 4 सिद्धांत को अपनाना चाहिए। पहला है ईच वन वैक्सीनेट वन, दूसरा है ईच वन ट्रीट वन, तीसरा है ईच वन सेव वन और चौथा है पीपल लीड क्रिएशन ऑफ माइक्रो कंटेनमेंट जोन। ईच वन वैक्सीनेट वन मतलब जो बूढ़े लोग हैं, जो चल फिर नहीं सकते या जिनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, तो उन लोगों को जो है वैक्सीनेशन करवाने के लिए आप उनकी हेल्प करें। दूसरा है ईच वन ट्रीट वन, यानी जिनके पास रिसोर्स नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, उनको जो है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए आप हेल्प करें। तीसरा है ईच वन सेव वन, यानी जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनको आप जो है कुछ मास्क पहनने के लिए उनको आप इंस्पायर करें, अपने आप अपना उदाहरण देके आप भी प्रॉपर्ली पहनिए और दूसरों को भी बताइए कि मास्क पहनिए। तीसरा है पीपल लेड क्रिएशन ऑफ माइक्रो कंटेनमेंट जोन, तो जहाँ पर भी कोई पॉजिटिव केस आए तो सोसाइटी मिलकर उसको खुद से एक स्मॉल कंटेनमेंट जोन के रूप में इसको डेवलप करे ताकि वायरस की चेन टूट सके। कौन सी कंपनी ने 16 बिलियन $US के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली कंपनी नुएंस कम्युनिकेशंस इंक को खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट हैज़ एग्रीड टू बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी नुएंस कम्युनिकेशन फॉर 16 बिलियन $। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये कंपनी है नुएंस कम्युनिकेशंस जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, इसको खरीदा है माइक्रोसॉफ्ट ने 16 बिलियन $। में। और आपको बता दें कि ये माइक्रोसॉफ्ट का जो है दूसरी सबसे बड़ी डील है। इससे पहले 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को 26 बिलियन $। में खरीदा था, एक्वायर किया था। और जो ये नुएंस है ये अपने ड्रैगन सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है जो कि डीप लर्निंग में
काम करता है, डीप लर्निंग में काम करता है। किस लिए? देखिए मान लीजिए कोई बोल रहा है ना, तो उसकी स्पीच को डिकोड करता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, स्क्रीन पर कोई बोलता है तो उसके टाइटल्स लिखे आते हैं, तो ठीक है, तो उस तरह का सॉफ्टवेयर है ये, एक ड्रैगन सॉफ्टवेयर। साथ ही साथ अगर कोई बोल रहा है तो उसमें उसके बोलने में एक्यूरेसी भी ये प्रदान करता है। तो इतना पावरफुल ये सॉफ्टवेयर है ड्रैगन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये इसका खास करके इसी का प्रोडक्ट है। साथ ही जो ये कंपनी है नुआंस, ये अपनी सर्विसेज, एप्पल का एक डिजिटल असिस्टेंट है सीरी, ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ पर भी इसने अपनी सुविधाएं प्रोवाइड कराई हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो सीईओ है सत्या नडेला, हेडक्वार्टर्स है यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसके फाउंडर्स नहीं हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलन। उस भारतीय मूल के व्यवसायी यानी बिजनेसमैन का नाम बताइए जिसे आबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यूसुफ अली एमए is the Indian origin businessman who has been honored with Abu Dhabi's top civilian award। तो आबू धाबी के जो ये है क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, तो इन्होंने यूसुफ अली एमए और इनके अलावा 11 अदर इंडिविजुअल्स को इस आबू धाबी के टॉप सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आप कोई सम्मान पढ़ते हैं, अगर उसके साथ और भी लोगों को मिला है तो क्वेश्चन इस तरह से भी अब बनने लग गया है। देखिए फॉर्मेट चेंज हो गया है अब क्वेश्चन का, याद रखिएगा। मैंने भी कई सारे एग्जाम में देखा है कि इस तरह से अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि इनको ये अवार्ड मिला है तो इनके अलावा और कितने लोगों को मिला है। इस तरह से भी क्वेश्चन में आ जाता है कि 5 लोगों को, 6 लोगों को या 10 लोगों को, इस तरह से क्वेश्चन आने लगा है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, इनको मिला है कितने लोगों के साथ, 11 अदर इंडिविजुअल्स के साथ। ठीक है, इसमें इस वाले क्वेश्चन में तो इतनी जो है प्रोबेबिलिटी नहीं है कि पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन कुछ जो खास अवार्ड्स होते हैं, कुछ मेंस अवार्ड्स होते हैं, जैसे रमन मैग्सेसे से पूछ लिया गया। ठीक है, और इसी तरह के इंटरनेशनल लेवल के जो काफ़ी अच्छे अवार्ड होते हैं वो पूछ ले जाते हैं, तो उनमें पूछ लिया जाता है कि इनके अलावा और कितने लोगों को दिया गया है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। साथ ही आपको बता दें कि जो यूसुफ अली एमए हैं ये लुलु ग्रुप इसके चेयरमैन हैं। बलबीर सिंह किस खेल से जुड़े थे? तो ये हॉकी से जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि जो बलबीर सिंह जूनियर हैं ये 1958 एशियन गेम्स में जिस इंडियन हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता था ये इसके मेंबर रहे थे। और आपको बता दें कि पंजाब के जालंधर के संसारपुर, ये जो संसारपुर जगह है जालंधर में, इसको नर्सरी ऑफ इंडियन हॉकी कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से कई सारे महान हॉकी प्लेयर्स निकले हैं। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। नेम द क्लीनेस्ट रिवर इन इंडिया, ओमनगोट, या जिसे डॉकी रिवर भी कहते हैं आप, मेघालय में है ये। नेम द इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, चिलिका लेक, ओडिशा। हु वॉन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च, भुवनेश्वर कुमार। Which state has appointed Sonu Sood as brand ambassador of COVID vaccination drive, Punjab? Which telecommunication company entered into an agreement with Reliance Jio to transfer right of use for some of its 800 MHz spectrum in 3 circles, Bharti Airtel? अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको फ्रेंड्स हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर दिया कीजिए। हु इज़ द मेला ऑफिसर एट कुंभ 2021 हरिद्वार? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए कुंभ जो है कई टाइम से चर्चा में चल रहा है, कोविड केसेस की वजह से भी और मैनेजमेंट की वजह से भी। तो आपको बताना है कि कुंभ 2021 के मेला ऑफिसर कौन है, यानी इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इसके, ठीक है, ये बताना है। इसका जो पूरा प्रशासन है किसके हाथों में है, कौन देख रहा है इसको। Dr. B.R. Ambedkar was born in which state? Jallianwala Bagh massacre took place on which day? Fukushima Daiichi nuclear disaster occurred in which year? The center prohibited the export of which drug used to treat COVID-19 patient? The center prohibited the export of which drug used to treat COVID-19 patients? तो इसमें आपको बताना है किस ड्रग को सेंटर ने जो है प्रोहिबिट कर दिया है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने से, जो कि कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं चर्चा में आजकल बने हुए हैं। तो अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर इसमें आता है तो वो आप हमें ज़रूर से बताया कीजिए, और अगर आपको 5 क्वेश्चन के आंसर आते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है।
और आप उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स को आप ज़रूर देखा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।